गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 2 जो कि हमने शुरुआत किया था कि मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में हमने मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत की थी, जिसमें चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे थे लेजर्स एंड मेसर्स, जिसमें पार्ट नंबर 1 हो चुका है, यानी कि लेसर्स और मेसर्स के इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके लिंक पर पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 जब तक आप देखेंगे नहीं, यानी कि लेजर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो होगा जब तक गेन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। चूंकि लेजर्स जो है वो बहुत सारे ऑपरेशन पर वर्क करता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन उसके बहुत सारे हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोसेस हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप एक वर्चुअल इमेज देख सकते हैं एटम्स का। ठीक है, और ये क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट में एटम्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक बार फिर लेजर्स के डेफिनेशन को हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि लेजर L for light, A for amplification by, S for stimulated, E for emission of radiation। ठीक है, लेजर्स का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अगर एक बेसिक अगर नॉलेज हम जानना चाहें जो एटम्स होता है उसके बारे में, तो एटम्स जो होता है नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक तरीके से एनर्जी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, मीडियम, उससे ऊपर, फिर सबसे लास्ट में एक्साइटेड, यानी उससे और ज्यादा पार्टिकल्स जो है आगे मूव नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट इसके पास होता है। लेकिन इसमें जो सबसे लोवेस्ट होता है ना एटम्स, उसी में रहने की टेंडेंसी होती है, यानी कि वो सबसे कम वाले में ही रहने की कोशिश करता है, और उस लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और जो उसमें से सबसे ग्राउंड स्टेट के ऊपर जितने भी स्टेट्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आपको क्लियर होना चाहिए। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड अनदर और कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि एटम्स जो होता है वो जनरली उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, तो वो तो मूव नहीं कर सकते न्यूक्लियस को छोड़ के। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है मूव करने की। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में ही रहेंगे, यानी कि ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पॉजेस लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, यानी कि कम एनर्जी लेकर ही वो ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बेसिक आपको नॉलेज हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है और स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर एमिशन है सिंपली, वो क्यों ज़रूरत है। तो कहा जाता है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, एटम्स के पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं चारों तरफ। तो अगर एटम्स को हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी देते हैं जो कि एच न्यू के ऑर्डर का होता है। ठीक है, एनर्जी एच न्यू के ऑर्डर का होता है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। तो कहा जाता है कि जब एनर्जी हम देते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी लेके अपनी अपर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पहले तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है ये मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसे ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन ये रेडिएशन किसके द्वारा होता है? तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ये न्यू जो है यही है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि एक निश्चित, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की इसको ऊर्जा दी जाती है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स जो होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में बैठा है और ये उसका ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है, तो कहा जाता है कि 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से अपने आप आना शुरू कर देता है। कहाँ? ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो क्यों आएगा? क्योंकि ये एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी एग्जिट कर रहा है।
ठीक है, इसे ही कहते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऑन अनदर हैंड एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट कैन ट्रांजिट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो एमिशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो वो सेल्फ से रिलायंट होके वो नीचे आना शुरू कर दे, और एक दूसरा होता है कि इसको जबरदस्ती भेजा जाए। ठीक है, तो जो सेल्फ से आता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जिसको भेजा जाता है उसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एब्जॉर्प्शन को थ्योरेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है। हमने कहा ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या की जाती है, ऊर्जा दी जाती है। इसको एक फिक्स्ड रेडिएशन की ऊर्जा दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यही तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा होता है स्टिमुलेटेड, यानी कि इसको धक्के की जरूरत है। ठीक है, यानी इसको किसी के सहारे की जरूरत है, तो उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड। अगर ये सेल्फ होता तो कहते हैं स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, जब तक कि उसको एक्सटर्नल कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ना मिले तब तक वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मैक्सिमम स्टिमुलेटेड ही होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि एन एटम इनिशियली इन अ लोअर स्टेट 1 राइजेस टू अ हायर स्टेट 2 बाय अब्सॉर्बिंग क्वांटाइज्ड रेडिएशन ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए दो स्टेट को अगर हम बना दिया जाए, ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, इसको E1 से कहते हैं, ये है एक्साइटेड स्टेट E2, यानी कि मीडियम 1 और 2 हम दे देते हैं, एनर्जी स्टेट 1 और 2। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसको अगर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर इसको दिया जाए तो ये इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, ये जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया है एक एटम को, ये न्यूक्लियस है। आप देख रहे होंगे प्रोटॉन को ये ब्लू से दिखाया गया है, न्यूट्रॉन को रेड से दिखाया गया है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अंदर है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्रीली मूव करेंगे चारों तरफ। अब उसको हम एनर्जी स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एनर्जी स्टेट है, ये 1 लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये एनर्जी स्टेट है। आप सिंपली समझ सकते हैं एनर्जी स्टेट। तो ये एनर्जी स्टेट 1 और ये एनर्जी स्टेट 2। तो इसको हम कह सकते हैं E1 और इसको कह सकते हैं E2। ठीक है, एनर्जी स्टेट E1 और एनर्जी स्टेट E2। तो नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाले को कहेंगे ग्राउंड स्टेट, और ऊपर वाले को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब इसको हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इसको दे देते हैं। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे मूव करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जब मूव करके ऊपर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये होगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का। तो ये आप वर्चुअली में, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया था कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है। अब अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सिंपली CS स्टडी सेंटर टाइप कीजिए या फिर विज्ञान गुरुजी टाइप कीजिए, आपको ग्रुप मिलेगा। आप वहाँ से ऐड हो जाइए और आपको इस वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आसानी से अवेलेबल होंगे। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जो ये एब्जॉर्प्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है। तो एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो N1 है। क्लियर है, अब इनको जब H न्यू फ्रीक्वेंसी की जब रेडिएशन दी गई है तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की गई है उस फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ
क्योंकि हर एक चीज़ मैं टाइप नहीं कर सकता और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो कुछ चीज़ें मैं लिखने की कोशिश करूँगा। इफ़ E1 एंड E2 if E1 and E2 are energy state energy state of initially and finally। इनिशियली और फाइनली कहने का मतलब, इनिशियली मतलब ग्राउंड स्टेट, फाइनली मतलब एक्साइटेड स्टेट and nu be the frequency of and nu be the frequency of absorbed radiation, then इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने कहा कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट है E1 और E2, ठीक है, ये पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्लियर है? अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो एनर्जी एच न्यू की फ्रीक्वेंसी की दी गई है इसको, यानी कि रेडिएशन जो दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? नीचे वाले की एनर्जी स्टेट E1 है, ऊपर वाले का E2 है, इसको हम कहीं यहीं बीच में देंगे ना, यानी कि ये जो एनर्जी होगी ये कहीं ना कहीं E2 माइनस E1 के वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले को अगर हम एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही तो बीच की एनर्जी स्टेट होगी। क्लियर है? यानी कि हम सीधे सीधे सिंपली कह सकते हैं कि जो एच न्यू है ये है E1 माइनस E2। यहाँ से सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, E1 सॉरी ये E2 होगा, क्योंकि बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटाते हैं ना, तो E2 माइनस E1 अपान H, ये हो गई हमारी उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो क्लियर है, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान H, ठीक है। अब जो हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस absorption is stimulated then probability of absorption from state 1 and 2 are। देखिए, प्रोबेबिलिटी कहने की मतलब है संभावनाएं कितनी हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, इसकी संभावनाएं कितनी हैं। तो ये जो होंगे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी कि अगर मीडियम में अवरुद्ध नहीं है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, अगर मीडियम में अवरुद्ध है तो कम इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं ना कि ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और हम इसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी तो ज़रूरी है, यानी कि हम अगर ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन दे देते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, ठीक है। और ये डिपेंड्स कर रहा है ना कि डिपेंड्स कर रहा है किस पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और एनर्जी जितनी हम उसको इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी एनर्जी पर। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि जो हमारा P12 है, P12 कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी रेट फ्रॉम 1 to 2 है, यानी कि मीडियम 1 से हम 2 में इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं ना,
ये डिपेंड करता है किसकी एनर्जी पर, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पर। तो हम इसको क्या P12 इक्वलिटी में बदलने के लिए B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। B12 क्या है, ये इक्वलिटी कांस्टेंट है, यानी कि हम इसको इक्वल में बदलने के लिए एक कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, अभी प्रोपोर्शनलिटी में है और इक्वलिटी में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर B12 is proportionality constant depends on properties of स्टेट 1 एंड 2। यानी कि ये जो B12 है ये कैसा होगा, ये मीडियम पे ही तो डिपेंड करेगा कि अगर मीडियम डेंसर है या फिर रेरर है। डेंसर और रेरर कहने का मतलब है सघन है कि विरल है। सघन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, और रेरर में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। ठीक है, और इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो known as Einstein coefficient। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि इसको आइंस्टाइन ने दिया था इसलिए इसको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ n1 be the number of electron in ground state, अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, उसकी वॉल्यूम कितनी है, n1 है। देन जो P12 प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो कितना हो जाएगा, n1 B12 u न्यू। ठीक है, P12 इक्वल टू n1 B1 u न्यू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टेट 1 एंड 2, जहां n1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। B12 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम 1 एंड 2, और इसको आइंस्टाइन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और यू न्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इसको दी जा रही है। क्लियर है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं एमिशन के बारे में। एमिशन का मतलब है कि जो हमारे एटम्स हैं एनर्जी अपनी देकर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं अपने में से, उसको ही हम एमिशन कहते हैं। और ये एमिशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सेल्फ से हो जाए, मतलब खुद ब खुद हो जाए, टाइम एक समय बीतने के बाद वो खुद एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और दूसरा ये होता है उन्हें कोई धक्का देना शुरू कर दे। ठीक है, कोई उन्हें धक्का देना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ एमिशंस, फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, सेकेंड इज स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन में चलते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन में कहने का मतलब है कि हमें एटम्स को एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो एटम्स होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद से अपनी एनर्जी खुद खोना शुरू कर देगा। ठीक है, कितने टाइम के बाद, 10⁻⁸ सेकेंड, बहुत ही कम समय होता है। क्लियर है, और ये सीधे लोअर एनर्जी स्टेट में आना शुरू कर देगा। कब, बाय एमिटिंग रेडिएशन, यानी कि अपनी ऊर्जा को निकाल कर, और उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू होना चाहिए। ठीक है, एन एक्साइटेड एटम एमिट्स रेडिएशन इन absence of any incident radiation and occur spontaneously, यानी कि कोई भी ऊर्जा एक्स्ट्रा बाहरी इस पे अवेलेबल नहीं है और खुद ही वो क्या हो रही है, एमिट होना शुरू हो जा रही है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। क्लियर है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ जो रेडिएशन है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसको अगले चैप्टर में। खैर अभी
आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है। अब इसमें कुछ डेरिवेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।